तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 11th, है ना। क्लास 11th में हम लोगों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। अब देखिए क्या है, क्लास 11th का कहानी थोड़ा अलग है बाकी क्लास से, ठीक है। बाकी जो क्लास है उसे बहुत अलग कहानी है। क्यों? क्लास 10th का जो स्टोरी है, क्लास 10th में सिलेबस बहुत छोटा है। क्लास 10th में एम कम है। एम क्यों कम है? क्योंकि इसमें क्लास 10 में खाली बोर्ड एग्जाम तैयारी करना है और कोई तैयारी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्लास 11th में जब हम लोग आते हैं तो बहुत सारा टारगेट हो जाता है ना। कुछ लोग तो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, खाली अब चलो ठीक है क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम करेंगे और क्लास 11th में हम केवल अपना स्कूल एग्जाम देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों का टारगेट बोर्ड प्लस जेई हो जाता है। उस जेई में भी दो पार्ट, जेई मेन और जेई एडवांस्ड, ठीक। और जो बायो वाले स्टूडेंट है, क्योंकि हम फिजिक्स टीचर हैं तो दोनों कॉमन ही रहता है, तो बोर्ड प्लस नीट। अच्छा, सबसे बुरा हालत तो उनका है जो मैथ्स बायो दोनों ले लिए, उनको पता भी नहीं है ठीक से कि नीट देना है कि जेई देना है। तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग स्ट्रैटेजी जब हम लोग तैयारी का बनाएंगे, फिजिक्स में सिमिलर ही रहेगा। जेई मेन का कोई प्रिपरेशन करे चाहे नीट का करे, सिमिलर स्ट्रैटेजी होता है। तो देखिए कंफ्यूजन ज्यादा बोर्ड वालों के लिए नहीं है, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमको बोर्ड पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, ठीक। क्लास 11th के सिलेबस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक 10th में जो आप फिजिक्स पढ़ रहे थे वो ऐसा है जैसे आप रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी मैच होता है तो उसमें बहुत लो लेवल, मतलब एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले लो लेवल के बॉलर्स रहते हैं, लो लेवल के बैट्समैन रहते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो आपका लेवल बहुत ज्यादा अपलिफ्ट होता है। तो बिल्कुल उसी तरह का होता है 11th और 12th में। मतलब अभी तक आप समझ लीजिए कि आप रणजी के प्लेयर थे और आपका सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल में, और इंटरनेशनल के लेवल का आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए, उस तरह का आपका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, तब जाके आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। पहले क्या था, साइंस सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर था फिजिक्स। अब क्या है, अकेला फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स में कितना चैप्टर होता था 10th में? मुश्किल से 4। सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी लगा लो तो 5 हो जाएगा। मेन फिजिक्स का चैप्टर 4 था। अब क्या है, 11th में फिजिक्स है एक सब्जेक्ट, और उसके अंदर कितना चैप्टर है? 15। आप देख सकते हैं यूनिट जो है वो 10 यूनिट, हम आपके सामने सिलेबस यहाँ रखे हुए हैं, 10 यूनिट है। तो मुश्किल होता है इसके कारण से। कंटेंट बहुत कम होता था 10th में, याद करके रट के काम हो जाता था। 4-5 वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल है, उसको मास्टरी कर लीजिए, 10th का सारा न्यूमेरिकल बन जाता है। लेकिन 11th 12th में कोई एंड ही नहीं है न्यूमेरिकल के वेराइटी का। बनाते जाइए बनाते जाइए बनाते जाइए, ओवरवेल्म्ड हो जाए, एकदम लग रहा है कि समुद्र में डूब गए, उतना ज्यादा न्यूमेरिकल है। तो ये सब चीज जो है वो चैलेंजिंग काम आता है। और सब में स्ट्रैटेजी भी अलग होना चाहिए। जैसे बोर्ड प्रिपरेशन यानी स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन जब कर रहे हैं उसका अलग स्ट्रैटेजी है। जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, उसका एक कंबाइंडली एक जैसा स्ट्रैटेजी है। तो बोर्ड का अलग हो गया, जेई मेन नीट का अलग हो गया, और एडवांस का अलग हो गया। तो इन सबको बैलेंस करके चलना, जिसका टारगेट मान लो ये है, उसमें तीनों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। हाँ, जैसे क्लास 10th के बाद 11th में आए, बुक एनसीईआरटी उठाए और पढ़ना क्या शुरू किया, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। अभी जब शुरू करिएगा आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप थोड़ा बोर हो जाइएगा, एक दो पैराग्राफ पढ़िएगा, उसके बाद बोर हो जाएगा, रख दीजिएगा, है ना। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, देखिए। वो नहीं करना है, वहां से शुरू नहीं करना है। बहुत शुरू करना है तो यूनिट मेजरमेंट से करिए, और उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़िए। ये सबसे जरूरी है, यहाँ से असली फिजिक्स शुरू हो रहा है। फिजिकल वर्ल्ड जो है, आप एक काम करिए, पूरा 11th पढ़ लीजिए और उसके बाद एक बार फिजिकल वर्ल्ड को पढ़िए, तब आपको अच्छा लगेगा। या आपकी टीचर आपको समझा दें तब आप उसको पढ़िएगा, तो आप उसको समझ पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है। अब हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले क्या क्या पढ़ना रहता है, ठीक है। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो चैप्टर का नाम सीधा सीधा दिख रहा है। इसमें एक चीज का कमी जो आपको, आप अगर एनसीईआरटी बुक देखिए तो अपेंडिसेस में दिया हुआ है, क्या चीज? मैथमेटिकल टूल।
तो सबसे पहले जो चीज पढ़ना चाहिए, जो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही यूजफुल है, वो है मैथमेटिकल टूल। ठीक, ये मैथमेटिकल टूल क्या है? इसमें मेनली एक तो बेसिक मैथ्स का पार्ट आता है। बेसिक मैथ्स, क्लास 10th तक का मैथ्स तो आना ही चाहिए, और उसके अलावा थोड़ा और कुछ कुछ क्लास 11th और 12th का भी मैथ्स आना चाहिए। तो बेसिक मैथ्स आना चाहिए। बेसिक मैथ्स में कुछ कुछ जैसे चीज होता है, लॉगरिथम है, ठीक है, इक्वेशंस के बारे में होता है, वो सब चीज बेसिक। और कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्री है, जो 12th का ट्रिगोनोमेट्री है, वो थोड़ा बहुत जानने आना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री, TRY, यस। तो ये सब कुछ बेसिक मैथ्स हो गया। और मेन पोर्शन जो मैथमेटिकल टूल का आता है, वो आता है कैलकुलस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज है? डिफरेंशियल कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा है इंटीग्रेशन। ठीक, ये दो चीज है। और फिर एक और लास्ट जो मेजर कंपोनेंट है मैथमेटिकल टूल का, वो है वेक्टर। ये सबसे जरूरी है मास्टरी करना, क्योंकि इनका एप्लीकेशन आपके हर चैप्टर में आएगा। और इन सब, अगर आप मैथ्स भी स्टूडेंट है तो आप ये सब कब पढ़ पाइएगा? तो कैलकुलस आप पढ़िएगा 12th में। मेन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कैलकुलस आप 12th में पढ़िएगा। तो आप 11th के स्टार्टिंग में आपको जरूरत है, तो आपको फिजिक्स में पढ़ना जरूरी है, इसलिए फिजिक्स टीचर्स ये सब पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन तो आप 11th के एंड में पढ़ लीजिएगा। 11th के एंड में आपको चाहिए फिजिक्स में, 11th के स्टार्टिंग में तो अभी हम पढ़ाएंगे, फिर 11th के एंड में आपके मैथ्स टीचर भी पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन, ये आप 12th में पढ़िएगा मैथ्स में, लेकिन आपको जरूरत तो अभी है, तो अभी पढ़ लेना होगा। उसके अलावा वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्केलर और वेक्टर। तो जहां पे वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, तो उसका मैथमेटिक्स हम लोग सीखे नहीं है। स्केलर का मैथमेटिक्स सीखे हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, जो भी आप सीखे हैं वो सब स्केलर नंबर्स का है, वो वेक्टर्स का नहीं है। तो वेक्टर का वो सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। जब वो सीख लीजिएगा तब आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है जो आपको खत्म करना चाहिए। ये ऑल दो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, लेकिन बीच बीच में जरूर पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया गया है। मतलब सीबीएसई ने नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी में कहीं पर बीच में डाल दिया है, कहीं थोड़ा दूर करके डाला है, उस तरह से डाला है, लेकिन डाला है, ये पक्का है ना। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं, जब ये मैथमेटिकल टूल्स हो जाए तो एक नजर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे जरूर डाल देना चाहिए कम से कम। अब कुछ लोग ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ ज्यादा ही अपना जान लगा देते हैं, 1 महीना लगा देते हैं उसी में, यूनिट्स मेजरमेंट्स डायमेंशंस पढ़ रहे हैं बना रहे हैं। वो मत करिए, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत करिए। 4-5 क्लास मुश्किल से लगाइए, जिससे आपको बेसिक आइडिया आ जाए क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये बेसिकली आपको एक चीज बताता है कि फिजिक्स में पूरे कितने क्वांटिटीज हैं, उनका क्या यूनिट होगा, उनका क्या डायमेंशन होगा, उस डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन होगा। तो अब क्योंकि आप फिजिक्स अभी पढ़ने ही वाले हैं, उसके स्टार्टिंग में आप सारे यूनिट्स का डायमेंशन तो नहीं देख सकते, सारे यूनिट्स का, सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल एनालिसिस और फॉर्मूला डेरिवेशन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग कोशिश करते हैं, और लोग उस कोशिश में क्या करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। बाद में क्या होगा, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाइएगा, तो सबका डायमेंशन आपको अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो वो चैप्टर पढ़ने के साथ होगा, शुरू में याद नहीं होगा। आप बेसिक आइडिया ले लीजिए। ठीक, मेन फिजिक्स कहां से शुरू होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। यहां से मेन मैकेनिक्स शुरू होता है। और अगर मेजर मैकेनिक्स के चैप्टर्स की बात करें, तो वो कहां से है? काइनेमेटिक्स से लेकर और ग्रेविटेशन, ये पूरा मेजर मैकेनिक्स का चैप्टर है। ऑल्दो इसको भी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को भी कई बार मैकेनिक्स के अंदर ही रखा जाता है, लेकिन मेजर मैकेनिक्स का चैप्टर काइनेमेटिक्स से लेके ग्रेविटेशन तक है। अब सिलेबस जो है ये बेसिक यही है। कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हो सकता है एडवांस्ड सिलेबस में। जेई मेन का सिलेबस लगभग यही होता है। अप्रोच में क्या डिफरेंस है वो उस पे हम लोग आएंगे। बस अभी हम लोग देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स। इसके अंदर दो चीजें, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन।
उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आता है वर्क एनर्जी पावर। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सब क्लास 9th में ऑलरेडी आप पढ़े हैं। पहला एक चैप्टर था 9th में मोशन, दूसरा चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन, तीसरा चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर। तो ये तीनों तो पढ़े ही थे। नया क्या चीज आया है? लेकिन अब ये सारा जो चैप्टर है वो भले 9 में आप पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, बहुत अच्छे अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल्स होगा। आप मतलब समझेंगे 9th में कुछ आप पढ़े ही नहीं, बस इंट्रोडक्शन था, चैप्टर का नाम बस बता दिया गया था, ऐसा आपको लगेगा जब आप 11th के इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये एकदम नया है, मतलब ये पहले आप कभी नहीं पढ़े हैं, और ये इसी को रोटेशनल मोशन कहते हैं, और ये ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कहा जाता है इन क्लास 11th। ठीक है, बहुत डर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अच्छे से पढ़िएगा तो डर नहीं लगेगा। इसके बाद आता है ग्रेविटेशन, इसका कुछ आइडिया रहता है ना, फ्लूइड वाला जो चैप्टर था उसमें आप लोग ग्रेविटेशन का बेसिक आइडिया लिए भी थे, है ना, ग्रेविटेशन भी था, और फ्लूइड का भी बेसिक प्रॉपर्टीज आप पढ़े थे, तो ये फ्लूइड भी पढ़ा हुआ। लेकिन सॉलिड्स के बारे में ये बिल्कुल नया होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अब ये देखिए सीबीएसई सिलेबस में 9th में थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाता, लेकिन कुछ कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 9th में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस, मेल्टिंग वाला चीज, वो सब जो पढ़े थे वो यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ना है, इसी को थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहते हैं। इसके बाद आता है थर्मोडाइनमिक्स, एकदम नया चैप्टर है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एकदम नया चैप्टर है, लेकिन ये काइनेटिक थ्योरी आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा और यहाँ भी हम पढ़ाएंगे। थर्मोडाइनमिक्स का भी वही स्थिति है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा और यहाँ भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और फाइनली आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसका भी कुछ कुछ बेसिक आइडिया आप लोग क्लास 9th में रखते हैं, जो वेव्स वहां पे पढ़े होंगे, है ना, उसमें वेव्स पढ़े होंगे, साउंड वेव्स कैसे प्रोपिगेट करता है वो सब पढ़े होंगे, तो उसका बेसिक आइडिया होगा। लेकिन इस बार काफी इलेबोरेट तरीके से हम लोगों को ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि अप्रोच क्या होगा और उनके बुक्स क्या क्या होंगे, वो भी शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड के लिए क्या करना चाहिए? बोर्ड का, अगर बोर्ड जब हम कह रहे हैं तो वो स्कूल एग्जाम भी उसी में इंक्लूडेड है, दोनों का पैटर्न एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक, तो स्कूल एग्जाम अगर 11th में तो स्कूल एग्जाम, 12th में आइएगा तो बोर्ड होगा, तो इसका एकदम तरीका सेम। लगभग ये आता है 70 मार्क्स का, ये थ्योरी पेपर रहता है, और 30 मार्क्स क्या होता है, ये होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल जो होगा वो तो आपके स्कूल वाले संभाल लेंगे, स्कूल में प्रैक्टिकल करवाया भी जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा, तो वो आप लोग कर पाइएगा। थ्योरी मजबूत रहेगा तो प्रैक्टिकल भी अच्छे से समझ पाइएगा। ये जो 70 मार्क्स है उसमें लगभग लगभग 50 मार्क्स पूरा पूरा थ्योरी आता है। ठीक है, थ्योरी आता है, और 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता था किसमें, वहां भी 10th में भी ऐसा ही होता था कि बहुत सारा थ्योरी आता था, कुछ डेरिवेशंस आता था, है ना, वो डेरिवेशंस जैसा चीज ही यहाँ पर भी आएगा। ठीक, डेरिवेशंस आएगा, डेफिनिशंस आएगा, थ्योरी पूछा जाएगा, ग्राफ पूछा जाएगा, यही सब, और न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत बेसिक, बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसान न्यूमेरिकल है ना, इजी वाला न्यूमेरिकल। तो इतना करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बेसिक बुक क्या है, ऑब्वियसली आपको मालूम है, एनसीईआरटी, है ना, सीबीएसई ने खुद ही वो बुक दिया हुआ है, एनसीईआरटी। ठीक, अब एनसीईआरटी के अलावा जैसे आप लोगों को क्लास 10th में भी साइड बुक पढ़ने का आदत होगा, इस चांद का पढ़े होंगे, दिनेश का पढ़े होंगे, प्रदीप का पढ़े होंगे, जगदीप मनदीप पता नहीं किसका किसका आता है, उसका पढ़े होंगे। तो यहाँ पर कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, है ना, ये भी एक चीज है। साइड बुक अगर आपका मन हो कि पढ़ें, तो उसमें हमको जो अच्छा लगता है, बहुत सारा बुक हम देखें, उसमें जो हमको ठीक लगता है वो है एस.एल. अरोरा का बुक, एस.एल. अरोरा का, ये धनपत राय पब्लिकेशन का आता है, धनपत राय पब्लिकेशन का आता है, उसी पब्लिकेशन का जिसका आर डी शर्मा का मैथ्स आता है, उसी पब्लिकेशन का एस.एल. अरोरा का बुक है। 2 वॉल्यूम है, मोटा मोटा है, तो काफी ज्यादा होता है, बहुत पढ़ने में मुश्किल होता है, सारा पढ़ना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपको अगर बोर्ड का खाली स्कूल एग्जाम का तैयारी करना है तो एनसीईआरटी प्लस एस.एल. अरोरा से काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस.एल. अरोरा में लेकिन बहुत बढ़िया से थ्योरी दिया हुआ, तो आप एकदम अच्छे से उसको पढ़िएगा तो काफी समझ में आ जाएगा थ्योरी इससे। ठीक है, डेरिवेशंस आ जाएगा उसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं,
तो वो बहुत आसानी से ये आप कर पाइएगा। लेकिन ये भी ये रखना चाहिए, अगर आपका टारगेट कहाँ तक हो, अगर आपका टारगेट है बोर्ड प्लस जेई मेन तक, ठीक है, तो ये रखना चाहिए, या बोर्ड प्लस नीट तक है टारगेट, तो ये जरूर रखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बोर्ड प्लस, बोर्ड मतलब स्कूल एग्जाम प्लस जेई मेन, इसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं भाई, ऐसा नहीं कि आप ये सोचिए कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बहुत खराब है, एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनाना चाहिए, बढ़िया है, जेई मेन ये सब के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो इसमें हम आपको कहेंगे कि जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी रख सकते हैं, और जेई मेन जेई मेन के लिए एसएल अरोरा भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी एसएल अरोरा यूज किया जा सकता है। इसमें क्या है एसएल अरोरा, अच्छा एसएल अरोरा के अलावा कोई और बुक किसी के पास हो तो ठीक है, वो भी ठीक है, जैसे प्रदीप है तो वो भी ठीक है, दिनेश है ठीक है, नया खरीदने की जरूरत नहीं है ना, ये नहीं कि एसएल अरोरा बोल दिए तो खरीद लीजिए। एसएल अरोरा के अलावा दिनेश भी हमको ठीक लगता है, ठीक है, प्रदीप भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं है, तो आप कोई भी उसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं वही जेई मेन पे, जेई मेन वाले में एसएल अरोरा काफी अच्छा थ्योरी दे देगा आपको, और बहुत पॉपुलर बुक है एचसी वर्मा का बुक, ये आप बनाइए, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, थ्योरी पढ़ने के लिए, अगर आपको कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो थ्योरी यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा ना लगे, अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़ने का मन है तो जरूरी नहीं है कि आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा, प्लस एचसी वर्मा आप इसमें जरूर सॉल्व करिए, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें भी थ्योरी है लेकिन बहुत शॉर्ट में थ्योरी है, तो रिवीजन के लिए बढ़िया थ्योरी है। इसका न्यूमेरिकल जो है वो काफी अच्छा है जेई मेन के लिए, ठीक है, जेई मेन के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अब बात आता है जेई एडवांस्ड का, ठीक है, तो उस पे आएंगे, इतना काफी है। इसमें क्या करिएगा, एचसी वर्मा से आप न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, और कोई अगर साइड बुक होगा जैसे एसएल अरोरा होगा या फिर कोई भी साइड बुक हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जेई मेन का, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। जेई मेन का या एआई ट्रिपल ई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, अब ये आपको जब हम जेई मेन बोल रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई फॉर नीट ऑल्सो, है ना, बोर्ड प्लस नीट जिसका अगर टारगेट है वो भी इतने पे काम कर सकता है, इनफैक्ट नीट वाले एचसी वर्मा स्किप भी कर सकते हैं, एसएल अरोरा से ही काम हो जाएगा, ठीक है। नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बनाना चाहिए सबको, जेई मेन और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका भले टारगेट कुछ भी हो, जेई मेन टारगेट हो चाहे नीट टारगेट हो, आपको दोनों का क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए, एनसीईआरटी और ये साथ में बना लिए तो काम हो गया। जेई मेन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो एचसी वर्मा करिए, ये नीट वाले ना लें तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं एडवांस्ड पे, एडवांस्ड में क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए एडवांस्ड का तैयारी करना है, ठीक है, तो मुश्किल चीज होता है ना जेई एडवांस्ड, इसलिए तो उसका नाम एडवांस्ड है ना, जेई एडवांस्ड क्या करना चाहिए भाई। अब इसमें हम बोर्ड वोर्ड के लिए कुछ नहीं है, ऐसा स्टूडेंट तैयार रहे कि बोर्ड में उसका मतलब अच्छा आएगा, लेकिन स्कूल के हर एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो टॉपर बने, ठीक है, तो क्या करना चाहिए उसको, एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं लेना चाहिए, और कुछ लिया तो गड़बड़ है, एसएल अरोरा उसको लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसएल अरोरा पढ़ते हुए जो टाइम वो वेस्ट कर देगा उतने टाइम में वो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा। तो इसमें दो अप्रोच हम आपको बताते हैं, एक अप्रोच है एचसी वर्मा बनाइए, ठीक है, और दूसरा अप्रोच है एचसी वर्मा तो बनाइए, प्लस इसमें अरिहंत का न्यू पैटर्न बुक आता है, अरिहंत का न्यू पैटर्न क्वेश्चन का बुक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, वो बना लीजिए, या फिर एनसीईआरटी बोर्ड के लिए हो गया और मेन आपका ये प्रिपरेशन का तैयारी हो जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका किसका, जेई मेन का, क्योंकि आपको एडवांस देना है तो मेन देना ही होगा, और जेई एडवांस का, ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना बनाना काफी है, ठीक है, इतना कर लिया तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा अप्रोच इसी में पैरेलली हम बता दे रहे हैं, दूसरा अप्रोच होगा एनसीईआरटी रख लीजिए, उसके बाद एचसी वर्मा की जगह डीसी पांडे का सेपरेट बुक आता है, ठीक है, डीसी पांडे या फिर सिंगेज का सेपरेट बुक आता है, तो ये काफी लेंदी है, काफी वॉल्यूमिनस है, तो आपको बहुत मेहनत करना होगा, काफी इसमें लग के आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन,
तो आप इसको बनाइए, और इसी सब में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर यहाँ भी जेईई मेन और एडवांस्ड, ठीक है, ये चीज है, ये सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिएगा ध्यान से, ये जो एचसी वर्मा प्लस अरिहंत का न्यू पैटर्न है, इस दोनों को पूरा रिप्लेस कर देता है। ये डीसी पांडे भी अरिहंत का ही आता है, ठीक है, लेकिन ये सेपरेट बुक्स आता है। और ये जो अरिहंत न्यू पैटर्न बुक बोले हैं, वो एक सिंगल बुक है। तो डीसी पांडे जो है वो भी अरिहंत का है, ये सेपरेट आता है, सिंगेज का भी सेपरेट बुक आता है। तो ये बुक जो है, इस दोनों बुक को रिप्लेस करके आप इसको बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपके पास अगर एचसी वर्मा ऑलरेडी है तो खाली एक बुक अरिहंत का लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खूब। नहीं है तो अगर खरीदना है तो डीसी पांडे सिंगेज लीजिए, और मेन तक पढ़ना है तब तो खाली एचसी वर्मा एसएलआर होगा, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये स्ट्रेटेजी बना के पढ़ने से काम हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आप जो ये सब बुक बताएं, उसकी जगह किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही यूज करिए। अब हम देखते क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो सब यूज करते हैं कि हम ये भी बनाएंगे, एचसी वर्मा भी बनाएंगे, हम ये इस कोचिंग का मटेरियल बनाएंगे, हम उस कोचिंग का मटेरियल बनाएंगे, और उस चक्कर में कुछ भी पूरा नहीं बना पाते हैं और सब दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो वो यही करिए, अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए और खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, आपका जो टारगेट है वो जरूर अचीव होगा।